पिछले वीडियो में हमने वर्णवाल बुक की फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया है। अब हम जो नया चैप्टर ले रहे हैं वो थर्ड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर को हमने स्किप किया है क्योंकि सेकेंड चैप्टर में क्लासिफिकेशंस है। क्लासिफिकेशन में कई बार हमें कोशिका शब्द से परिचय होगा, तो हमें उससे पहले हम कोशिका के बारे में जान लेते हैं। कोशिका शब्द, कोशिका का मतलब क्या होता है? देखिए, कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद होता है सेल। कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? सेल होता है। लैटिन भाषा के किससे? लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला शब्द से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द, कौन सा शब्द है ये? लैटिन। लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। क्या समझा हमने कि कोशिका क्या है? अंग्रेजी अनुवाद है सेल। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। पर लैटिन भाषा के एक सेलुलर था, उस शब्द से इसकी उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है, यानी कि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, यानी बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल यूनिट है ये। इसमें प्राय स्वतः जनन, हमने एक स्वतः जनन सिद्धांत भी पढ़ा है ना? तो सेम वैसा ही है, इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। यानी स्वतः जनन का मतलब ये होता है कि इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मतलब अपने आप को खुद ही जनन करती रहती हैं कोशिका, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से। तो कोशिकाओं में स्वतः जनन, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। कोशिकाएं ही जीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। कौन निर्माण करती है? हमारी बॉडी कौन बनाती है? तो कोशिकाएं ही जीवों के शरीर का निर्माण करती है। कुछ जीवाणुओं के शरीर केवल एक कोशिका के बने होते हैं, मतलब हम एक कोशिकीय नहीं है, हम जीवाणु की बात कर रहे हैं। कुछ जीवाणु के एक के भी होते हैं, कोई बहुकोशिकीय भी होते हैं। कुछ जीवाणुओं के जो शरीर हैं वो केवल कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, इसीलिए हम उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कुछ जो जीवाणु होते हैं उनके शरीर कैसे होते हैं? एक कोशिका के बने होते हैं, इसलिए उन्हें एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि कुछ जो जीव हैं एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम मल्टी सेलुलर हैं, हम एक से अधिक कोशिकाओं के बने हैं, तो बहुकोशिकीय हैं हम। अब हमें ये पता कैसे चला कि कोशिका बनी कैसे, कहाँ से आई, किसने क्या करा? तो जो कोशिका शब्द है, सर्वप्रथम ये जो सेल जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है कोशिका। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक ने किया था, शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने क्या करा? अपनी खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़े में, कॉर्क क्या होता है? लकड़ी के ढक्कन बना दिए जाते हैं बोतलों की, कांच की बोतलों को ढकने के लिए जो ढक्कन होते थे पहले लकड़ी के बनाए जाते, तो उसके पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। जो कॉर्क का ढक्कन था उसको छील कर पतरन करके जब उसको माइक्रोस्कोप में उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या दिखाई दी? संरचनाएं दिखी, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखी। रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को कोशिका नाम दिया। उनका खुद का ही माइक्रोस्कोप था, उन्होंने खुद ही सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसमें नाम दिया, तो उनकी सरल सूक्ष्मदर्शी था। यद्यपि ये जो अच्छा, अब आप खुद ही बताइए, जो कॉर्क में कोशिका है क्या वो जीवित है? वो मृत कोशिका है। तो मृत कोशिकाएं थी, वो कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिका थी। परंतु हुक ने जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई की खोज तो कर ली, यानी कि उन्हें ये तो पता चल गया, भले वो मृत कोशिका हो पर उन्हें ये तो पता चल गया कि कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो संरचनात्मक इकाई है, जीवन की संरचनात्मक क्या है? इकाई है। आगे देखते हैं, इसलिए रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? कोशिका विज्ञान के कौन है? रॉबर्ट हुक है। कब खोज करी थी? 1665 में की थी। किस में करी थी? कॉर्क में करी थी। कॉर्क में जो कोशिका थी वो कैसी थी? वो मृत कोशिका थी। किसके समान दिख रही थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। अब ये तो थी मृत कोशिका। आगे देखते हैं, कि 1674 ईस्वी में डच के वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम था। ने एक उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी, यानी कि उनका जो सूक्ष्मदर्शी था वो थोड़ा लो कैटेगरी का था, मतलब स्वनिर्मित था, उन्होंने खुद नहीं बनाया था। और एक अच्छी किस्म का एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने क्या करा? एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज करी। उन्होंने करी कॉर्क में खोज, इन्होंने करी तालाब का जो पानी था उसमें जीवित कोशिकाओं की खोज करी। आगे देखते हैं क्या होता है।
अब ये सिद्धांत आते हैं, कोशिका सिद्धांत किसे हमने पहले देखो, सबसे पहले हम लोग कोशिका शब्द की वाक्य से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। क्या होता है? कोशिका अंग्रेजी भाषा की सब सेल से बना है, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका एक संरचनात्मक आधारभूत एक प्रकार यूनिट होती है। कैसी होती है? सेल्फ रिप्रोडक्शन का गुण होता है, जिसमें एक कोशिका होती है वो एक यूनिसेलुलर, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, मल्टी सेलुलर कहते हैं। कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। कब करी? 1665 में करी। कि किस में करी थी? कॉर्क में करी थी। कॉर्क क्या था? लकड़ी का एक पतली छीलन थी या पतले टुकड़े थे। कैसी संरचनाएं दिखी? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखी। तो ये कोशिकाएं कैसी थी? ये मृत कोशिकाएं थी। बाद में 1674 में डच वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या करा? उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब में जल में जीवित कोशिकाओं की खोज करी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिद्धांत। अब हम किसको देखेंगे? सिद्धांत को देखेंगे। देखिए, सेल थ्योरी 1839 में 1839 में जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मन के वैज्ञानिक। ये डच वैज्ञानिक थे। ठीक है, देख रहे हैं 1839 में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे एमजी स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक थे थियोडर स्वान। स्वान, अच्छा आप खुद ही बताइए कि ये दोनों व्यक्ति हैं, एक वनस्पति वैज्ञानिक है, एक जंतु वैज्ञानिक है। तो स्वान कुत्ते को कहा जाता है, एक जंतु है। तो एक अगर आपको याद रहेगा तो याद रखना कि इन्होंने किस में खोज करी है? इन्होंने जीव में करी है और इन्होंने पौधे में करी, ये याद रखेगा ने। इन दोनों ने साथ में मिलकर संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने क्या किया? दोनों स्लाइडेन एंड स्वान कहते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान प्रतिपादन किया। इनका क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का जो शरीर है एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बना। कोई भी जीव हो, उनकी शरीर जो होता है एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं? कोशिका जीवन की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल यानी कि ऑपरेशनल और हेरिडिटरी इकाई यानी कि संरचनात्मक, कार्यात्मक और वंशागत। कैसी? संरचनात्मक और कार्यात्मक और वंशागत। स्ट्रक्चर है, कार्य करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जाती है, ये एक कोशिका जाती रहती है। इसलिए हम किसको? संरचनात्मक, कार्यात्मक, वंशागत इकाई है। अब ये बात थी 1839 में। 1855 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक हुए रुडोल्फ विर्चो। कब? 1855 में। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो था। इन्होंने क्या करा? कोशिका की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत करा। इनने तो कोशिका सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। क्या कहा इन्होंने? कि जो कोशिका होती है जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और वंशागत इकाई है। कब दिया था? 1839 में। 1855 में जर्मन के वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था उनका? रुडोल्फ विर्चो ने क्या करा? कोशिका की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया। क्या नाम था? क्या क्या मत था उनका? ओमिनस सेलुला इस सेलुली, है ना? ओमिनस सेलुला इस सेलुला, अर्थात सभी जो कोशिकाएं होती हैं पुरानी कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। जो भी नई कोशिका बनती हैं वो पुरानी कोशिका से ही बनती है, अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। यानी पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है। एक कोशिका है, एक से दो बन जाएगी, फिर पुरानी से ही नई बन जाएगी। तो ये कोशिका थी। अब हम आगे देखते हैं, कुछ अपवाद दिखेंगे, देख सकते हैं क्या है? कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते। क्या कह रहे? कुछ जो जीव होते हैं वो तो पालन नहीं करते। वो कहते हैं हम तो पुरानी कोशिकाओं से नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? नई कोशिका से बने हैं क्या? और किस तरीके के कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक हेरिडिटी नहीं है। तो देखते हैं क्या है। उन जिनके में कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते तो उनमें कुछ विशेष संरचना होती है क्या? हाँ, होती होंगी। क्या होती है? उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तत्वों का अपवाद है। क्या है? ये जीव कौन कौन है? ये जीव कहाँ से आते हैं? जैसे कि वायरस। वायरस की बात करते हैं। आपको सभी को पता है कि वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। कैसी कड़ी है भाई? सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी किसको कहते हैं? विषाणु को कहते हैं, वायरस को कहते हैं, है ना? विषाणु क्या है? एक संक्रामक परजीवी है, इन्फेक्शियस पैरासाइट है। पैरासाइटिक क्यों? ये इन्फेक्शन फैलाता है। जो स्वतंत्र अवस्था में अगर ये अलग अपने जैसे स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय है, मतलब कि मान लो यहाँ पर अगर वायरस है और वो फ्री है, अभी किसी के संपर्क में नहीं आया है, तो वो मरा हुआ है, उसमें कुछ भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
बट अगर वो हमारे जीवित कोशिका के अंदर चला गया तो उसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन होने लग जाएगा, यानी कि अनगिनत हो जाएंगे। तो निर्जीव के समान है, जब तक वो स्वतंत्र अवस्था में तब तक तो वो निर्जीव अवस्था में व्यवहार करेगा, परंतु उसे अगर अनुकूल वातावरण प्राप्त हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाते हैं, उस कैसा व्यवहार करने लगेगा, सजीवों समान व्यवहार करने लगेगा। समझ रहे हैं? वायरस क्या है, जब तक अकेला है, स्वतंत्र है, तब तक निष्क्रिय है, तब तक निष्क्रिय। अगर वो किसी के संपर्क में आ जाता है, उसको अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाता है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं और कैसा व्यवहार करेंगे, सजीवों समान व्यवहार करने लग जाते हैं। आगे देखते हैं। अब ये विषाणु में क्या होता है, कुछ तत्व होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होता है, क्या है इसके अंदर, कौन से अम्ल होते हैं, क्या विशिष्ट गुण हैं इसके। देखिए, वायरस विषाणु केवल किससे बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीएनए और आरएनए से निर्मित होता है। सिर्फ किससे बना होता है, केवल न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए एवं आरएनए से निर्मित होता है। डीएनए, अब जिनके चारों प्रोटीन का आवरण होता है, मान लीजिए ये एक वायरस है, ठीक है, ये मैंने वायरस बनाया, दिख रहा है आपको वायरस, मान लीजिए ये वायरस है, वायरस है, चारों ओर, इसके चारों ओर क्या है, प्रोटीन का आवरण है, चारों ओर क्या है, प्रोटीन का, ये वायरस है और उसके चारों ओर क्या है, प्रोटीन का आवरण होता है। ये जीव अपने विकास के क्रम में, कौन से जो वायरस थे, विकास के क्रम में कोशिका की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य लागू नहीं होते। इनके चारों ओर का जो आवरण है वो काय का बना होता है, प्रोटीन का आवरण होता है, किसका, वायरस का। ये जीव जब जैसे कि हमारी जो कोशिका है वो जब, जैसे हमने पुराने, जब हमने पढ़ा था कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमारी तक जब तक कोशिका पूर्ण बन पाती उससे पहले ये अलग हो गए, तो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए इन पर कोशिका सिद्धांत के तत्व लागू नहीं होते, इसलिए इन पर क्या है, कोशिका सिद्धांत के तत्व लागू नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। वायरोइड्स, विरोइड्स या वायरोइड्स, वायरोइड्स विषाणु के समान है। अब ये विषाणु तो हमने पढ़ लिया, इस विषाणु में क्या है, न्यूक्लिक अम्ल से बने हैं, प्रोटीन का आवरण होता है, ये हमने दो गुण देखने हैं। अलग रहेंगे तो निष्क्रिय हैं, और अगर साथ में किसी से मिल गया तो ये एक्टिव हो जाएंगे। अब विरोइड्स क्या होते हैं, वायरोइड्स क्या होते हैं, देखिए, विरोइड्स क्या होते हैं, विषाणु के समान हैं, परंतु आकार में अपेक्षाकृत कैसे हैं, छोटे पादप रोगी जीव हैं, कि किसमें रोग करते हैं, ये पादप में करते हैं, पर छोटे पादप रोगी जीव हैं। विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन की अनुपस्थिति, इनका जो आवरण होगा, इनकी जो, मान लो इनकी जो होगी, इनकी चारों प्रोटीन की अनुपस्थिति होगी, इनकी कोई आवरण से ढका हुआ नहीं होगा, ये जीव भी कोशिका सिद्धांत के तत्वों के अपवाद है। अच्छा देखिए, विषाणु में प्रोटीन का आवरण है, वायरस में प्रोटीन का आवरण नहीं है, ये इनमें डिफरेंस है, किसमें, विरोइड्स में। अब प्रियोन का देख लेते हैं, प्रियोन क्या चीज है, तीसरा, ये जो सब पढ़ रहे हैं ना, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। सिद्धांत का मतलब ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, मान ही रहे हमको कि ये खुद को मान ही रहे कि वो कोशिका है, क्योंकि पहले से ही अलग हो गए थे। प्रियोन क्या है, प्रियोन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित है, जो प्रियोन है केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित है, तो मतलब क्या है, फिर इसमें डीएनए आरएनए नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, प्रियोन में केवल क्या है, प्रोटीन द्वारा निर्मित है, तथा इसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, अनुपात, यानी कि इसमें डीएनए आरएनए नहीं है, हाँ बिल्कुल इसमें डीएनए आरएनए नहीं होता है। ये जीव मानवों एवं पादपों में कहाँ तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है, प्रियोन क्या करता है, इंसानों में और पादपों में तंत्रिका संबंधी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। कोशिका के स्तर से अत्यधिक छोटी संरचना होने के कारण, इनकी संरचना कैसी थी, छोटी थी, कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं कर पाए। इतनी भी हमारी कोशिका, मान लीजिए हमने कोशिका को पढ़ा है, कोशिका सबकी अलग अलग होती है, लाल रक्त कण की 7 माइक्रोन की होती है, जंतु कोशिका 10 से 100 माइक्रोन की होती है, बट ये उससे भी छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, इस वजह से ये अनुपालन नहीं कर पाए, ये प्रियोन हो गया। अब हम लाल रुधिर कणिकाएं देख लेते हैं, आरबीसी को देख लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो थी, रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन है, इनमें केंद्रक नहीं होगा, यानी कि हमने ये जो केंद्रक कोशिका पढ़ेंगे, और कोशिका के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए और गुणसूत्र इसमें होते हैं। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसके अंदर ये होता है, पर इसमें केंद्रक विहीन होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, इस प्रकार ये कोशिका की संरचना की दृष्टि से अपूर्ण है। तो मतलब कि लाल रुधिर कणिका है, कोशिका नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, ये अपूर्ण है।
ये भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती है। तो हमने कोशिका सिद्धांत का जब पालन नहीं कर रहे हैं वो चार कौन है? विषाणु, विरोइड्स, प्रियोन और लाल देकर। विषाणु किससे बने होते हैं? विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के और प्रोटीन से। और विरोइड्स किससे बने होते हैं? ये विरोइड्स न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, जबकि प्रियोन में क्या होता है? प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब हम इसका आकार देखते हैं। भाई आकृति, कोशिका दिखती कैसी होती, किस साइज के हैं? देखिए, कोशिका की आकृति एवं आकार यानी कि शेप एंड साइज ऑफ सेल। जिस प्रकार विभिन्न प्रजातियों के जीव आकृति एवं आकार में परस्पर कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति एवं आकार भी क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य भी क्या पर निर्भर होती है। कैसी कोशिका है? कोई मोटे लोग होते हैं, उनकी कोशिका कैसी होगी? बड़ी नहीं होगी, उनकी मतलब बहुत सारी कोशिकाएं, तो अलग कार्य करती है। तो आकृति और आकार पर डिपेंड करती है। अब आगे देखते हैं। अधिकतर जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। परंतु बहुभुजी भी होती हैं। कैसी होती है? कुछ ऐसी ऐसी बहु मतलब बहुत सारी भुजाएं होती हैं। कुछ घनाकार की होती हैं, कुछ स्तंभाकार की होती हैं, कुछ बाइकॉनकेव होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, ठीक है। कुछ शाखित होती हैं, ठीक है। कैसी होती है? शाखित होती है। तो कोशिकाएं सब अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ शाखित होती है, कुछ गोलाकार होती है, कुछ लंबाकार होती है, कॉलमनर होती है, बाइकॉनकेव होती है, पॉलीगोनल होती है, क्यूबॉइडल होती हैं, ठीक है, एलोंगेटेड होती है, ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरीके की कोशिकाएं हो सकती हैं। आगे देखते हैं। कोशिका एवं उनकी आकृति। अच्छा देखिए, बताओ लाल रक्त की कोशिकाएं कैसी हैं? कैसी हैं? इस तरीके के थोड़ा सा बूंद उभयावतल यानी कि उभयावतल होती है, बाइकॉनकेव। याद रखिए, ये पूछा जाता है। लाल रक्त की कोशिकाएं कैसी होती हैं? उभयावतल होती हैं। अच्छा, दिमाग कितना, हमारे जो शरीर में जो मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका जिसे हम कहते हैं, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, वो कैसी होती है? लंबी। देखिए अपने कभी देखा हो इस तरीके स्कूल में 10वीं 12वीं में इस तरीके की न्यूरॉन्स निकलते हैं, है ना, डेंड्रॉन्स, न्यूरॉन्स, एक्सॉन, इस तरीके के। तो कैसी होती? लंबी होती हैं, शाखित होती हैं, और कैसी होती? पतली होती हैं। तो ये कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका है। हमने जीवाणु कोशिका की बात करें, जीवाणु कोशिका कई प्रकार की होती है। छड़ाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, गोलाणु होते हैं, कॉलमनर, मतलब अधिक प्रकार की छड़ होती है। हम इसे कह देते हैं कि छड़ के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? कर्व रोड शेप होते हैं, रोड के आकार की होती है, कई प्रकार की होती हैं। तो अभी हम देख रहे हैं वर्लित छड़ के आकार की होती है, कर्व्ड रोड शेप्ड होती है। शैवाल जो एल्गी होती है कैसी होती? अंडाकार। और कैसी होती? काशभिका। काशभिका मतलब कि ये कोशिका है और इसमें फ्लैजिला होते हैं जो लहराने के काम में करते हैं, मतलब चलने में फ्लैजिला पढ़ाएंगे हम आगे। परागकण। परागकण क्या होते हैं? जब पौधे में फूल पुष्प खुलता है उससे पहले की जो क्रिया होती है परागण कहलाती है। परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के एक फूल से उनके पराग कणों को लाकर इधर से उधर अलैंगिक जनन होता है ना, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। पोलन ग्रेन्स आते हैं और वो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? गोलाकार होंगे या फिर कांटेदार होंगे। तो हमने क्या देखा है? अच्छा बताइए, लाल रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? उभयावतल होती है। तंत्रिका कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभाकार होती हैं क्या? ये होती है लंबी, पतली, शाखित। जीवाणु कैसी होती हैं? छड़ाकार होती है। शैवाल की कोशिकाएं कैसी होती हैं? बताइए, शैवाल की कोशिकाएं कैसी होती हैं? परागकण की कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये आप दोनों बताइएगा, ठीक है। चले, कोशिकाएं कुछ माइक्रोमीटर, इसे म्यू से शो करेंगे। कोशिकाएं कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक माप वाली होती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो कुछ कोशिकाएं नहीं, सारी कुछ कोशिकाएं की बात करें। सामान्यतः सभी कोशिकाएं आकार में अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिन्हें बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। हम किसी भी कोशिका को आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके माप देख लेते हैं, किसकी कौन सी साइज होती है, क्या इनका माप होता है। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की कोशिका, जो जीवाणु कोशिका है। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर मिलीमीटर। सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, इसको हम 0.3 भी मापते हैं। सबसे छोटी कौन सी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। सामान्यतः जो जीवाणु की कोशिका थी, जनरली हम जो कह सकते हैं कि अगर कहीं बैक्टीरिया आपको दिख जाए, वैसे तो दिखाई नहीं देता है,
अगर फिर भी दिख जाता है तो उसकी साइज होती है 0.2, क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, 0.2 से 10 माइक्रोमीटर तक। अमीबा की होती है 250 से 750 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर। अधिकांश जंतु कोशिकाएं, हमारी बात कर रहे हैं, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। और लाल रक्त कोशिका, जिसके अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है ना, ये कणिकाएं, हम कोशिका ही नहीं है, ये क्या है, कणिका है। कणिका, क्योंकि कोशिका तो में तो आती ही नहीं है ये। लाल रक्त कणिका का व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर। जिराफ की तंत्रिका, मतलब जिराफ सबसे बड़ा जिसकी गर्दन होती है, जिराफ की तंत्रिका कोशिका होती है 2 मीटर की। कितने की? 2 मीटर की। सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है? जिराफ की तंत्रिका कोशिका की। अच्छा, आगे देखते हैं पादप कोशिकाएं। पौधों की कितनी नापेंगे? जो जंतु की है वही पौधों की है, ठीक है। अच्छा, जंतु की खोज करता कौन ना? जंतु कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वान ने। और पादप कोशिका किसने दिया था? स्लाइडे ने। कब दिया था बताइए? 1839 में। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कौन सी है? अगर पादप कोशिका बात करें, सबसे बड़ी पादप कोशिका कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया। क्या नाम है? कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये जलीय शैवाल है। कितने इंच में नापा है इसको? देखिए, 6 से लेकर 12 इंच का होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया, ये बिल्कुल याद रखिएगा, कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका में आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो 15 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर वजन कितना है इसका? 1.4 किलोग्राम। साइज कितनी है उसकी? 15 इंटू 13 सेंटीमीटर। और वजन कितना है? 1.4 किलो। अपन कह सकते हैं 1.5 किलो तक किलोग्राम का है। अब आगे देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका अगर मानव की पूछे तो शुक्राणु होती है, स्पर्म्स की होती है। मानव, पुरुष और महिला में सबसे बड़ी कोशिका होती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ होते हैं? मस्तिष्क में होते हैं, जो संवेदनाओं को ले जाते हैं। इसका व्यास होता है 1 या 11 मीटर, 1 से 1 मीटर तक हो सकता है। महिला में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। कितनी है? उसे 0.1 mm, ठीक है। तो एक बार वापस रिकॉल करिए, माइकोप्लाज्मा की कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर 0.3। सामान्यतः जीवाणु की होती है 0.2 से 10। अमीबा की होती है 250 से 750। अधिकांश जंतुओं की होती है 10 से 2, 10 से 100 में पादपों की भी होती है। लाल रक्त कणिकाओं की होती है 7, ठीक है। जिराफ की होती है 2 मीटर। पादप और जंतु क्या है? बराबर है, 10 से 100। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कॉर्लेपोटेक्सीफोलिया। शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, वजन है 1.4 किलोग्राम। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव पुरुष में है शुक्राणु की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है मोटर न्यूरॉन की। पुरुष महिला दोनों में मान रहे, पर अगर मानव महिला में पूछा जाए तो ओवम होती है 0.1। अब कोशिका के प्रकार, अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कोशिका के बारे में जाना, उनकी आकार क्या होती है, क्या उनका साइज क्या होता है, माप क्या होता है। अब हम प्रकार पढ़ेंगे, क्या अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, किस प्रकार के होते, क्या होती हैं ये कोशिकाएं। तो कोशिका के हम प्रकार की बारे में बात करते हैं। देखिए, कोशिका के प्रकार यानी कि संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? देखिए, प्रो मतलब पहला, शब्द कौन सा है? ग्रीक शब्द है। अच्छा बताइए, कोशिका के जो हमने शब्द लिया था अंग्रेजी से में सेल कहते हैं, वो किस शब्द से बना था? ग्रीक था कि लैटिन था? वो था लैटिन, ठीक है। लैटिन शब्द था जो कोशिका बना है। पर हम ये प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जो शब्द है ये 2 ग्रीक शब्दों के संयोजन से बना है। 2 संयोग से। कौन सा है? प्रो मतलब पहले, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। साइटोलॉजी पढ़े ना, कैरियोन। तो प्रो का मतलब पहले और कैरियोन। प्रोकैरियोटिक कोशिका ग्रीक के 2 शब्दों से बने, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ग्रीक के। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? केंद्रक के पहले। ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि जिसमें मान लीजिए ये कोशिका है, ये भी कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, और इसमें केंद्रक है,
तो जिसमें केंद्रक नहीं है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जिसमें अभाव होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं से जो निर्मित जीव होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक जीव कहलाएंगे, यानी कि प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। समझ में आया? जिसकी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है, स्पष्ट केंद्रक होगा, केंद्र पर फैला हुआ रहेगा, मतलब झिल्ली नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगा, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, आप बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियो दो शब्दों से बनी है। कौन से शब्द थे? वो ग्रीक शब्द थे, प्रो और कैरियर। प्रो का मतलब पहले और कैरियर का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक के पहले। अब हम आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखने में कैसी होती है। ये है जीवाणु कोशिका। देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये बिल्कुल जीवाणु। देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये रोम है, ये माइक्रोस्कोप में देखे गए रोम है। ठीक है, ये कासाबिका जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, जिसकी सहायता से ये चलते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होंगे ये जो केंद्रक है, क्या केंद्रक नजर आ रहा है? इस तरीके से नहीं दिख रहा है, ये कैसा फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो संरचना दिख रही है ब्लैक ब्लैक, इसे डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स, यानी डीएनए कहते हैं। ये बिंदी जैसी संरचना जो होती है ये राइबोसोम्स होती है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि केंद्र है, मतलब इसका केंद्र इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक ये है, जबकि उन्होंने क्या स्पष्ट केंद्रक नहीं है। स्पष्ट मतलब हमको बिल्कुल माइक्रोस्कोप में दिख ही जाए, अभी साइड में पड़ा हुआ है, दिख रहा है क्या? तो केंद्रक द्रव है, साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइबोसोम्स है, न्यूक्लिक अम्ल है, प्लाज्मा झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर क्या होती है? झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उस कोशिका के चारों ओर ये किसका है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। एक कोशिका भित्ति होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। फिर उसके ऊपर भी क्या होता है? एक कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल भी होता है। अधिकांश एक कोश के जो जीव होते हैं यूनिसेलुलर, जिसमें से केवल क्या होती है? एक कोशिका होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। अधिकांश एक कोश के जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोश के जीव कौन होते हैं? कुछ बैक्टीरिया है ना, एक कोश के होते हैं। इनमें आर्किया जीव बैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले नील हरित शैवाल सम्मिलित है। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं? आर्किया आता है, बैक्टीरिया आता है, प्रकाश संश्लेषण, जो भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले हैं, नील हरित शैवाल है। अब प्रकाश संश्लेषण वाले क्या? पौधे भी। हम जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी सम्मिलित है। और आता है माइकोप्लाज्मा। और कौन आता है? माइकोप्लाज्मा भी आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कितना होता है? हमने देखा 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर। अभी हम देखा ये जंतु में भी है और पादप का भी साइज इतना ही है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। क्या स्पष्ट केंद्र की? बिल्कुल नहीं है। तो स्पष्ट केंद्र का क्या है? अभाव है। अब अभाव होने के कारण केंद्र के सभी पदार्थ कैसे कहाँ रहेंगे? फिर साइटोप्लाज्म पूरे फैले रहेंगे। जो चीजें केंद्र के अंदर होनी चाहिए थी वो सब कहाँ फैली रहेंगी? साइटोप्लाज्म में अनियमित आकार के क्षेत्र में बिखरे रहते हैं, जिससे हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। आगे देखते हैं। अभी देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमने देखी कि सेल वॉल थी, परंतु झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। झिल्ली कोशिकांग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये कोशिका है, हाँ, यहाँ के केंद्रक पड़ा हुआ था पर झिल्ली युक्त था। कोशिका भित्ति भी थी, क्या थी? एक कोशिका भित्ति भी थी। फिर हमने देखा कि इनके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स पाए थे, कोशिकांग होते हैं। जो कोशिका के अंदर छोटे छोटे जो अंग होते हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। पर इन कोशिकांग के ऊपर झिल्ली नहीं होती है, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में राइबोसोम जो हमने देखी थी, बिंदी जैसी संरचना थी, है ना, राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाते हैं, रिक्तिकाएं वैक्यूल्स होती हैं, पोषक पदार्थों का संग्रहण करना। अब हम कहाँ रखेंगे? राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा, रिक्तिका तथा पोषक पदार्थ का संग्रहण तथा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करने वाले कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्या कर रहे हैं कि जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन बनाने वाले कोशिकांग होंगे, रिक्तिकाएं जो पोषक पदार्थ का संग्रहण करती है, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करने वाले कोशिकांग भी इसमें पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में काशाभिका यानी कि फ्लैजिला पूंछ जैसी संरचनाएं पाई थी। देखिए, हमने अभी देखा था
यहाँ पर कि ये जो कुछ में क्या थी, फ्लैजिला में जैसी संरचना थी, पूंछ जैसी संरचनाएं थी। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, फ्लैजिला जैसी संरचना पाई जाती है, जो जीवों के काया में चलने में, संचलन करने में सहायता करती है। इसे हम रोम कहते हैं की उपस्थिति होती है, जो किसी जीव की किसी सतह से चिपकने में ये क्यों होते हैं, या तो बहने के काम में आती है, या फिर क्या कैसे किसी, मान लो यहाँ पे कोई जीव है और उसको मैं चिपक कर लूँ, तो रोम देखा आपने, हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके ये क्या करते हैं, किसी से चिपकने में सहायता करते हैं, चट्टानों से कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो चिपक जाएंगे। कुछ जीवाणुओं में, बैक्टीरिया की बात करें, कुछ जीवाणु में कार्बोहाइड्रेट से निर्मित कैप्सूल होता है। अभी हमने कैप्सूल देखा था ना, तो कैप्सूल होता है चारों तरफ, कैप्सूल बना, वो कैप्सूल किससे बनाता है, कार्बोहाइड्रेट से। कैप्सूल नामक संरचना भी पाई जाती है। कुछ जीवाणुओं की बात कर रहे हैं ना, ये जीवाणुओं को अपने आसपास की सतह से क्यों पाई जाती, ताकि जो कहीं सतह है, कोई पत्थर वगैरह है, कहीं चट्टान वगैरह, उससे चिपकने में ये कैप्सूल मदद करता है। ये हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कल के चैप्टर में करते हैं, या आज, चलो आज ही हम अपने यूकेरियोटिक कोशिकाओं को भी खत्म कर देते हैं, ताकि हम कल डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों के बीच में। यूकेरियोटिक कोशिका क्या है, ये देखिए, जब प्रोकैरियोट दो शब्दों से बना है ग्रीक से, तो ये भी दो ग्रीक शब्द से बना है, यू है ना, इसका मतलब तो वेल डेवलप्ड, मतलब पूर्णता विकसित, कैरियन मतलब केंद्रक के संयोग से निर्मित हुआ है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुविकसित केंद्रक। क्या होता है कि यूकेरियोटिक का मतलब होता है सुविकसित केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित क्या हो, केंद्रक हो, तथा झिल्ली युक्त क्या हो, कोशिकाएं। उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं थे, और केंद्रक भी सुस्पष्ट नहीं था, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होंगी, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। सभी प्रोटिस्ट, कौन कौन की बात कर रहे हैं, सभी प्रोटिस्ट, कवक, जो भी कवक पाद होते हैं, पादपों, कवक पादपों, जंतुओं में यूकेरियोटिक पाई से, हमारे अंदर यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है, कवकों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, और प्रोटिस्ट में, याद रखिएगा प्रोटिस्ट में। यूकेरियोटिक कोशिका का आकार, यूकेरियोटिक कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकार की तुलना में कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। सामान्यतः 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, कितना, 100 माइक्रोमीटर आकार का होता है। इसमें उपस्थित केंद्रक पर दोहरी झिल्ली का आवरण, जो केंद्रक होगा, इसमें केंद्रक तो था ही नहीं, था भी तो उधर कहीं पड़ा हुआ था, पर उसके बाद झिल्ली नहीं थी, पर है, इसमें है, यूकेरियोटिक में है, वो भी कैसी, दो झिल्ली युक्त केंद्रक, दो झिल्ली युक्त केंद्रक है, दोहरी झिल्ली वाला आवरण होता है। इस कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। बहुत सारे कोशिकांग भी होंगे, माइकोप्लाज्म, ये बैक्टीरिया, सॉरी, राइबोसोम होंगे, रिक्तिकाएं होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, गाल्जिकाएं होंगे। तो कौन कौन से कोशिकांग, गाल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे कोशिकांग उसमें पाए जाते हैं। उस सबकी याद रखो, उनके सबके ऊपर डबल झिल्ली, इनके ऊपर झिल्ली, इनके ऊपर भी झिल्ली, सबके ऊपर झिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो सभी जो ऑर्गेन्स होते हैं, सभी कोशिकांग जो होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, झिल्ली होती है। आगे देखते हैं, ये संरचना देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका की की संरचना है। यूकेरियोटिक कोशिका की झिल्ली में देखिए, ये हमारा क्या है, एक केंद्रक है, ठीक है। ये पूरी कोशिका समझ लीजिए, पूरी कोशिका है, ये पूरी कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका में ये क्या है, ये क्या है भाई, ये एक, क्या कह सकते हो आप, क्या केंद्रक दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक है, ये क्या है, पूरा केंद्रक है। अब केंद्रक के चारों ये जो काला काला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डबल कोटेड क्या है, मतलब दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली। अब इसमें कुछ देखिए, ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये क्या है, कोशिका द्रव है, ये क्या है, कोशिका द्रव है। ये बड़ी सी जो आपको खाली दिख रही है, ये क्या है, वैक्यूल्स है, यानी कि इसको रिक्तिका कहते हैं। इसके अंदर जो झिल्ली दिख रही है बाहर, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि रिक्तिका की जो झिल्ली है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद और देख लीजिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये गाल्जिका है, गाल्जी एपरेटस है। इसके बाद में ये दिख रहे हो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। जहाँ पर बिंदी बिंदी दिख रही है वो खुरदुरी है, थोड़ी जहाँ चिकनी दिखेगी वो स्मूथ है। अब इसके अंदर किसके अंदर, इस अंतःप्रदवी जालिका के अंदर में केंद्रक होता है, यानी कि इसे केंद्रिका भी है, और इसके ऊपर जो केंद्रक है उसके ऊपर आवरण भी है ना, और इसके अंदर छिद्र भी है। क्यों छिद्र है, केंद्रक छिद्र है, ठीक है। ये थाई केंद्रक, ठीक है, ये हमने देखा। आगे हम और देखते हैं, राइबोसोम से ये पड़े हैं, जो काले काले बिंदु दिख रहे हैं,
जालिका जैसी अंतःपदवी जालिका कौन सी वाली, यहाँ थोड़ी सी चिकनी है तो ये अंतःपदवी जालिका। अब यहाँ पे क्या है, छिद्रयुक्त छिल्लीयुक्त पुटिकाएं, क्षुद्र छिल्ली युक्त पुटिकाएं छोटी छोटी सी होती हैं। तंतुयुक्त कोशिकीय कंकाल हैं ये, पड़े हुए कंकाल। प्लाज्मा झिल्ली चारों ओर, ठीक है। फिर होती है ये बड़ी वाली, ये वाली दिख रही है आपको, ये है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो ये यूकेरियोटिक कोशिका है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका देखी। क्या यूकेरियोटिक कोशिका जिसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, क्या वो हमारे अंदर पाई जाएगी? क्योंकि हमारी कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो हमारे अंदर जब नहीं पाई जाएगी तो हमारे यहाँ सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि हमारी कोशिका जो जंतु कोशिका है, उस कोशिका में एक तो ये क्या पाया जाता है, गाल्जिकाएं, लाइसोसोम, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, है ना। ये कुछ कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो जंतु कोशिका, अभी हम जंतु कोशिका नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जैसे जीवों के लिए, या यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर थे उनकी। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, होता भी तो इधर पड़ा हुआ होता है, कोई सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, इसमें यूकेरियोटिक में होता है। तो इसमें हम कल डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अभी आपको कितना समझ में आया आप हमें कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसी लगी है उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।